औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू टू ऑल ऑफ यू। सीटैग की जानिब से, सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस की जानिब से आप सबका खैर मकदम है। हमने ये आज का सेशन जो है ख़ास मुकर्रर जो किया है, मुंतखब किया है आप सब के लिए, आप सब बच्चों के लिए और जो भी एस्पायरेंट है ग्लोबल एजुकेशन के लिए, ताकि आप तक वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे ख़ास सर जो हैं उनकी जानिब से आप तक पहुंच सके। मैं डॉक्टर सुल्ताना परवीन, कोऑर्डिनेटर एंड करियर काउंसलर, सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस। एक चीज़ ख़ास जो मैं पॉइंट रखना चाहूँगी आप सबके पास कि आप इस सेशन का पूरा फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात ये है कि सर जो है अवेलेबल है, आपको इंशाल्लाह पूरी इन्फॉर्मेशन जो है स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आखिर में जो है ये सवाल जवाब का सेशन होगा, जिसमें आप अपने सवाल जो है चैट बॉक्स में रखेंगे, टाइप करेंगे और इंशाल्लाह सर जो है आपको हर एक सवाल का हम जवाब देंगे। और अगर इस मखसूस टाइम में जो हमने एक से 1.5 घंटे का टाइम रखा है, इस पे अगर हम आप वो जवाब नहीं पहुंचा तो लेकिन आपको जवाब बाद में भी इसका एक सेशन इंतखाब किया जा सकता है, या फिर इस पे सर से हम खास करके गाइडेंस लेकर के आप तक आपका जवाब पहुंचाया जाएगा। तो इसके साथ ही ये सेशन शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे पूरी टीम मौजूद है। हमारे सेंटर इंचार्ज फैज़ी रहमान साहब है और हमारे फेलोज हैं बुशरा, फातिमा। तो मैं फैज़ी रहमान साहब से चाहूँगी कि वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सीटैग का और उसके बाद हम फैज़ी रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं फैज़ी रहमान हूँ और सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस का सेंटर इंचार्ज हूँ अभी। सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस जो है ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन या विजन 2026 का एक करियर काउंसलिंग का दायरा है और हम लोग क्लास 9 से ऊपर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको करियर रिलेटेड जो भी उनकी इश्यूज हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का प्रोग्राम हम लोगों का एडमिशन प्रोसेस किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के बारे में है कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं और उसके एडमिशन्स किस तरीके से होंगे। तो आज का ये सेशन जैसे आप लोगों को पता है प्रोफेसर खालिद रहमान हकीम साहब जो है लेंगे और मैं इनके बारे में जस्ट थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन, चंद बातें कहूँगा। काफ़ी चीज़ें इन्होंने की हुई हैं और आप लोगों तक ये बातें पहुँचनी ज़रूरी हैं। तो मैं बताऊँ, खालिद साहब ने जो है वो अभी प्रोफेसर हैं किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च यूनिट, प्रिंसेस डॉक्टर नाइला बिन सऊद अल सऊद सेंटर फॉर डिस्टिंग्विश्ड रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी, जो कि किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में है। इन्होंने जो है अभी ये विजिटिंग फैकल्टी भी हैं ढाका की डैफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में और इन्होंने जो है पीछे काफी सारा काम बायोटेक्नोलॉजी में, प्लांट इकोफिजियोलॉजी में किया हुआ है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया हुआ है। इन्होंने अपनी पीएचडी जो है जामिया हमदर्द से की है और जामिया हमदर्द से पीएचडी करने के बाद अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने फेलोशिप्स ली है और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स भी ली हैं और उस पर काम किया है। अभी इनकी 75 से ऊपर पब्लिकेशंस हैं, बुक्स हैं अलग अलग पब्लिशर्स के साथ, स्प्रिंगर के साथ, नेचर के साथ, एल्जेवियर के साथ, सीआरसी के साथ। एट प्रेजेंट ये काफी सारे हाई इम्पैक्ट इंटरनेशनल जर्नल्स में लिखते हैं, एल्जेवियर, स्प्रिंगर, नेचर एक्सेट्रा, जिनका कि नाम मैंने लिया, और कई सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स को भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ मैं अभी खालिद साहब को वेलकम करूंगा हमारे इस प्रोग्राम में और इनवाइट करूंगा कि ही टेक्स द स्टेज। ओवर टू यू खालिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। First of all, I must say thank you to all of you. Particularly, there are some people to whom I have to give them the names. Dr. Sultana is there, Ms. Bushra is there, and now Mr. Faizi Rahman is there, who are instrumental to bring me for this program. CTAB is doing wonderful things, and I myself have told them to let us start a program in which I will, myself give a volunteer job for telling the students that what is the admission process, particularly in the Gulf countries.
including my university, that is King Abdulaziz University, because King Abdulaziz University's admission process is now, on. The last date to send the application forms for this semester is March 15, means next month. So we still have 1 month, so that if somebody is interested, and I wish all the students, they should be interested to join, because our university is providing the admissions with full scholarship. तो इसके बाद अब शुरू करेंगे हम अपना जो process, how to get admit in 2022 batch for King Abdulaziz University. सबसे पहले अगर हम बात करें King Abdulaziz University की, मैं कोशिश करूंगा बहुत आसानी के साथ आराम से आपके सामने बातें रखूं, और ये कोशिश होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें अप्लाई करें। किंग अब्दुल यूनिवर्सिटी को हम अपनी जबान में या सिंपल वर्ड में KAU भी कहते हैं। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जद्दा सऊदी अरबिया में लोकेटेड, यानी जद्दा जो है ये इंटरनेशनल सिटी है। इसमें आप ऐसा लगेगा कि आप चाहे इंडिया में ही वापस आ गए। तमाम किस्म के फूड, तमाम किस्म के क्यूजीन्स, तमाम किस्म के जो हम जो अपनी ज़बान बोलते हैं हिंदी उर्दू, वो यहाँ पे अच्छी तरह से बोली जाती है। Yes, naturally this is, we are in Saudi Arabia, so we need to have some knowledge about the spoken Arabic. But अगर आप जद्दा में हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप इंडिया के ही किसी दूसरे पार्ट में आ गए, क्योंकि आपको अपने लोग आराम से मिल जाएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी जो है, जिस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आज बात करूंगा, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट इज 1967, यानी वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज है। 50 साल से ज्यादा इस यूनिवर्सिटी को हो गए। और अगर हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल जो यूनिवर्सिटी का जो एक पैटर्न है, यानी यूनिवर्सिटी किस बेस पे तोली जाती है, वहां पर आपका जो आप पढ़ेंगे वहां पर, तो वो है रैंकिंग, इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटी की। आपको जानकर खुशी होगी कि किंग अब्दुल यूनिवर्सिटी जो है 2021 के रैंकिंग के हिसाब से अरब वर्ल्ड में नंबर 1 है, यानी पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त नंबर 1 पर हम हैं, यानी हमारी यूनिवर्सिटी नंबर 1। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसमें एक पैरामीटर ये भी है कि कितना स्टाफ है, कितनी अच्छी एजुकेशन है, कितनी फैसिलिटीज है। तो ये इंटरनेशनल रैंकिंग होती है, ये किसी ने बायस रैंकिंग नहीं की। दूसरी बात है कि अगर आप इंटरनेशनल रैंकिंग और देखें, मगर इन्हें दूसरे दुनिया के मुकाबले में, तो आप देखेंगे कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है ये विद इन 200 आ रही, एग्जैक्ट 109। यानी हमारी कोशिश है कि अगले साल ये 100 से भी नीचे आ जाए। और बहुत ही अच्छी बात होती है कि आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ें जिसका जो बेसिक लॉजिक है, यानी जिसका जो सिस्टम है या रैंकिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और इम्प्रूव्ड है। तो ये एक इस तरह से भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करें, क्योंकि ये रैंकिंग के हिसाब से बहुत अच्छी पोजीशन पर है। Now, when we discuss about King Abdulaziz University, you should know that King Abdulaziz University has number of academic fields. So this is a university which is a general university. General university का मतलब ये है जिसमें तमाम कोर्सेज, तमाम सब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर साइंस भी है, आप देख रहे हैं, इंजीनियरिंग भी है, ह्यूमैनिटीज भी है, आर्ट्स भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज देयर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर, कंप्यूटर साइंस इज देयर, इंजीनियरिंग इज देयर, as well as natural sciences. And this university is providing all these admissions for bachelor's, for master's, as well as PhD degree. So with all scholarships. यानी सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, उसके अलावा ये जो सबसे बड़ी बात जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये तमाम एडमिशंस विद स्कॉलरशिप होते हैं। और एक और बात ये है कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देना है। जैसे हम किसी जगह अप्लाई करते हैं फिर फीस देना पड़ता है, कोई बेसिक चार्ज होता है, तो इस यूनिवर्सिटी में आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, कोई भी पैसा, कोई भी फीस आपको देना नहीं। यानी इब्तिदा में भी जब आप अप्लाई करते हैं, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट और पोजीशन और एडमिशन, देयर इज नो एक्चुअल फीस, देयर इज नो टोटल फीस, नथिंग, यू डोंट हैव टू पे एनी सिंगल पेनी फ्रॉम योर पॉकेट। बट सबसे बड़ी बात यह है कि यू हैव टू बी रेडी बाय 15 मार्च 2022। जिन बच्चों का ऑलरेडी, जिनके पास जो चाहते हैं बैचलर में आना या मास्टर में आना या PhD में आना, उनको तैयार होना है मार्च 15, 2022 से पहले। अगर किसी का मिस हो जाता है, मान लीजिए किसी की तैयारी अभी नहीं, कोई सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो उसके बारे में याद रखें कि दूसरा जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो तकरीबन अगस्त में शुरू होगा इसी साल।
क्योंकि हर साल ये 2 बार एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पर 2 बार एडमिशन का चलन है, 2 बार यहाँ एडमिशन हो जाता है। एक बार तकरीबन यही मान लीजिए आप फरवरी मार्च, और दूसरा होता है अगस्त सितंबर या जुलाई अगस्त, इस दरमियान ये हमारे पास टाइमिंग होते हैं। तो अगर आपने मिस किया ये चांस, फॉर एग्जांपल किसी वजह से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो यू शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट फॉल, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी हमारे पास है, इसमें स्कॉलरशिप्स के बेस पे एडमिशन होता है, और ये जो स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन होता है इस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसमें तकरीबन तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। यानी स्कॉलरशिप में होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, जो बैचलर कोर्सेज हैं उनके लिए यहाँ पर 1000 सऊदी रियाल, तकरीबन 19,000 या 20,000 के करीब ये बनता है, उनको मिलता है मंथली स्टाइपेंड, जिसको हम कहते हैं मंथली बुर्सरी, यानी स्टाइपेंड जो उनको मिलता है। और जो मास्टर और पीएचडी के बच्चे हैं उनको उससे ज्यादा मिलता है, ठीक है, प्लस 900 उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है, या 900 यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है, 1000 गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। पीएचडी के बच्चों को 1900 रियाल मिलते हैं मंथली एज ए स्टाइपेंड। इसके अलावा क्या मिलता है, इसके अलावा जब आप पहली दफा यहाँ आ जाते हैं तो आपको फर्स्ट कुछ अमाउंट ये देते हैं ताकि आप सेटल हो जाए। साथ साथ में ये आपका हेल्थ केयर भी कवर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेल्थ केयर यहाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेडिकेशन बहुत ही महंगा है, तो ये इसको कवर करते हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटी में ही क्लिनिक भी है, बड़ा हॉस्पिटल भी है, तो खुदा न खास्ता किसी चीज की जरूरत पड़े तो ये कवर है इसमें। साथ साथ में ये आपको अकोमोडेशन भी देते हैं, यानी अगर आप यहाँ आते हैं, इवन अगर आप फैमिलीज के साथ आते हैं, मान लीजिए किसी का एडमिशन पीएचडी में हुआ और उसकी वाइफ भी है, तो यहाँ पर आपको फैमिली अकोमोडेशन भी ये देते हैं, सिंगल अकोमोडेशन, फैमिली अकोमोडेशन, और फीमेल के लिए अलग, मेल के लिए अलग, पूरा अरेंजमेंट इनके पास है। इसके अलावा यहाँ जो मील्स मिलता है, जैसे हॉस्टल्स में मील मिलता है, वो सब्सिडाइज्ड होता है, बहुत ही मिनिमम चार्ज में आपको बहुत ही अच्छा मील दिया जाता है, स्टैंडर्ड मील दिया जाता है, कुछ रियाल में, 3 रियाल या 2 रियाल में मैंने सुना है कि वो आपको देते हैं। इसके अलावा अगर आप मास्टर में आते हैं या पीएचडी में आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं जब आप पीएचडी सबमिट करते हैं, थीसिस अलाउंस उसको कहते हैं, $4000 रियाल, ये सब रियाल की बात हो रही है पीएचडी में, और 3000 रियाल मास्टर्स अलाउंसेस देते हैं आप प्रिंटिंग थीसिस के लिए। इसके अलावा ये जब आप कंप्लीट अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन मतलब मास्टर पीएचडी, तो ये बुक्स के लिए भी आपको 2700 सऊदी रियाल ये आपको देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टू एंड फ्रो हर साल में टिकट देते हैं, ठीक है, 2 वेज टिकट, यानी आपको 2 वेज टिकट मिलेगी आने और जाने की, हर साल में एक बार। तो ये देखिए, ये इतनी मैं कहता हूं कि जो बेनिफिट्स है, जो कवर है स्कॉलरशिप में, ये काफी कम मुल्कों में या काफी कम जगहों पे आपको ये दी जाती है। अगर आपका एडमिशन यहाँ हो जाता है तो ये तमाम चीजें आपको फ्री में मिलती है, और with full things, you don't have to pay anything, even you don't have to pay the first fees, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल एडमिशन फीस, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है, फ्री ऑफ चार्ज विद ऑल दीज बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि किन क्लासेस में या किन मतलब सब्जेक्ट्स में यहाँ पर एडमिशन होता है। तकरीबन जो हमारे पास मेजर सब्जेक्ट्स इंडिया में है, पाकिस्तान या बांग्लादेश, जो भी देखने वाले हैं, हर मुल्क में होते हैं, वैसे ही सब्जेक्ट्स यहाँ पर भी। तो किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में जो मेजर और इम्पोर्टेंट फील्ड्स है बीएस, मास्टर्स और पीएचडी लेवल पे, वो ये तकरीबन यहाँ पर है। यहाँ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट एवरी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स जो भी हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं वो है। इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी यहाँ पर है। फैकल्टी ऑफ लॉ है जिसमें इस्लामिक लॉ पढ़ाया जाता है। इसी तरह फैकल्टी ऑफ साइंस है जिसमें मैं खुद हूँ। हमारे फैकल्टी ऑफ साइंस में बॉटनी भी है, जोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, एरोनॉटिक्स भी है, यानी फैकल्टी ऑफ साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। फिर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है, और भी सब्जेक्ट्स है सिर्फ फैकल्टी ऑफ साइंस में। इसी तरह अगर आप जाते हैं आगे तो हमारे पास है फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल का सब्जेक्ट। एनवायरमेंटल डिजाइन है यहाँ पर। फैकल्टी ऑफ मरीन साइंसेज है। इसी तरह मीटेरोलॉजी, एनवायरमेंट एंड एरिड लैंड, एग्रीकल्चर फील्ड्स भी है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग भी यहाँ पर है, यानी आप इंजीनियरिंग भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं तकरीबन हर सब्जेक्ट में, सिविल से लेके जो बड़े बड़े केमिकल और मीटेरोलॉजी, न्यूक्लियर, तमाम किस्म की जो
branches of engineering here, that's provided here. Faculty of Earth Science, Faculty of Computing and Information Technology, इसी तरह फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग से अलग एक ब्रांच है, फैसलिया यहाँ पर अलग डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक अलग से ब्रांच है इस सब्जेक्ट के लिए। फैकल्टी ऑफ साइंस अल फैसिलिया कैंपस, जब मैं अल फैसिलिया कहता हूँ तो याद रखना चाहिए ये फीमेल ब्रांच है, क्योंकि यहाँ पर जो एडमिशन है ये को एजुकेशन नहीं है, वी हैव फीमेल एंड मेल सेपरेट। फैसिलिया जब मैं आपको कहूँ याद रखिएगा ये हमारे पास सेपरेट फीमेल ब्रांच है। Likewise, we have Faculty of Science, Faisalia campus, जैसे मेल का है वैसे फीमेल का। Faculty of Arts है Faisalia campus, College of Arts and Design है, Maritime Studies बिल्कुल ही अलग हमारे पास डिवीजन है। Faculty of Business है, ये अलग हमारा राबिक ब्रांच है उसमें। Faculty of Engineering राबिक ब्रांच में, इसी तरह Faculty of Computing and Information Technology राबिक ब्रांच में। राबिक जो हमारे पास है ये अलग से एक इलाका है जिसमें किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी का अलग एक कैंपस है। इसी तरह आर्ट्स भी है राबिक एंड साइंस कॉलेज ऑफ साइंसेज में। तो ये इस तरह के हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी कोर्स इज अवेलेबल फॉर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी तक तो हमने चीजें देखी, अब ये यहाँ पर हम अक्सर गलती करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है बेसिकली जिसको हमें अभी समझना है। देखिए मैं आपको बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर देखा जाता है एडमिशन रिक्वायरमेंट के लिए, मैं आपको बताऊं उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है। वी डोंट प्रोवाइड एनी असिस्टेंस इन एडमिशन, वी आर जस्ट द टीचर्स हियर और लेक्चरर्स प्रोफेसर्स हियर जो टीच करते हैं। एडमिशन प्रोसेस हमारे पास में नहीं होता है। तो एडमिशन प्रोसेस क्या होता है उसको मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट रिमेंबर वी डोंट हैव admission process here. So the first thing you must, when you apply for the admission here, particularly ये undergraduate के लिए, कोई 10+2 करके आना चाह रहा है, कोई बैचलर लेवल के लिए, सबसे बात कि आपका जो ओवरऑल कंडक्ट वो अच्छा हो, आपका किसी डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन में कोई डिसिप्लिनरी कमिटी ना बैठी हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। दूसरी बात कि स्टूडेंट्स दे शुड हैव ऑब्टेन्ड ए सेकेंडरी ग्रेड सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट फ्रॉम विद इन केसे और अब्रॉड। तो ये हमारे पास जो हमारे बच्चे हैं 10+2 वो ऐसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं विद गुड ग्रेड्स। इसी तरह स्टूडेंट सेकेंडरी स्कूल जो आपका है सर्टिफिकेट, इट मस्ट बी नॉट ओल्डर देन 3 years। फॉर एग्जाम्पल आपने 10+2 अभी किया है तो 3 साल के अंदर अंदर में आप इस बैचलर के लिए, बैचलर कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल से ज्यादा ना हो, मतलब आपने पहले 10+2 किया, उसके बाद 4 साल के बाद या 5 साल के बाद आप याद आ गया कि मैं करूंगा, ये एलिजिबल नहीं है। तो विद इन 3 years आफ्टर योर 10+2 यू कैन एडमिट। अब एज क्या है, 17 से लेके 25 years एज है बैचलर लेवल के लिए एडमिशन के लिए। तो इस एज में आप होने चाहिए, और पर्टिकुलरली जो फीमेल स्टूडेंट्स है अगर वो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए मस्ट है कि बैचलर लेवल में उनके पास एक महरम होना चाहिए। महरम मीन्स कोई रिलेटिव होना चाहिए, जैसे वालिद साहब आपके यहाँ पर है, भाई है आपका, किसी का हस्बैंड है, तो वो यहाँ पर आने चाहिए। और वो यहाँ पर जिसको हम कहते हैं ना इकामे पर, इकामा यहाँ पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर आया हो और फिर वो विजिट वीजा पे रहा हो या उम्रा के लिए आया हो, ना, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर किसी न किसी जगह वो काम कर रहा हो। ठीक है, तो ये फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जरूरी कंडीशन है कि महरम उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि बच्ची है उसको दूसरे कंट्री में पढ़ना है, तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि महरम होना चाहिए। बॉयज के लिए ऐसा कंडीशन नहीं है। और ये तमाम चीजों के साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो तो आपके पास होने चाहिए, जिसको मैं भी बताऊंगा। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट के लिए कोई इंग्लिश लेवल कोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती, यानी आपको आईलेट्स या टॉफल की जरूरत अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए नहीं है। अलबत्ता ये प्रेफर करते हैं अगर आप कुछ अरबी जाने, कुछ स्पोकन अरबिक आपके पास पता हो, या यू हैव द रिटन अरबिक नॉलेज, दैट्स बेटर, that will help you already. Okay, after that if we go for the eligibility requirement for masters and PhD, यानी ये तो था अंडरग्रेजुएट के लिए। चले हम देखते हैं कि मास्टर्स PhD के लिए क्या चीजें दरकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज लेवल में जब आप मास्टर्स के लिए आते हैं यू शुड बी अंडर 30, यानी 30 से ज्यादा ना हो, और PhD में आना चाहते हैं तो यू शुड बी अंडर 35, इससे ज्यादा ना हो। तो ये रिक्वायरमेंट है, एज रिक्वायरमेंट।
सेकंड जो आपको चाहिए वो ये है कि आपके जो पुराने जो आपके सर्टिफिकेट्स है, यानी जो आपने पुराने सब्जेक्ट्स किए हैं, जैसे आपने मास्टर्स किया है या आपने पीएचडी सॉरी आपने मास्टर किया है पीएचडी के लिए या आपने बैचलर किया है मास्टर्स के लिए, वो ऐसे होने चाहिए कि जिसमें आपका जो ग्रेड है वेरी वेरी गुड होना चाहिए। यानी एक होता है एक्सेलेंट, दूसरा होता है वेरी गुड, उसके बाद गुड, उसके बाद एवरेज। कम से कम वेरी गुड जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं 70% से अबव होना चाहिए। आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए ताकि आप की जो सिलेक्शन हो उस बेस पे हो जाती है। और एक और बात मैं बताऊं कि अगर आप मास्टर्स के लिए आते हैं तो आपकी जो बैचलर डिग्री है वो 4 साल की होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो बैचलर डिग्री नॉर्मली 3 साल की होती है, इनके हैं रिक्वायरमेंट की कम से कम आपकी बैचलर डिग्री, जिसमें आप आगे आने मतलब अगर आप मास्टर के लिए आते हैं तो बैचलर डिग्री आपकी 4 साल की होनी चाहिए। और मास्टर में आने के लिए आपको ये एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट उसको चाहिए, या तो आपको टॉफल होना चाहिए या फिर आईलेट्स, और बहुत ही कम स्कोर। देखिए आईलेट्स 5 तो किसी को भी आता है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इसका मतलब ये नहीं कि 5 ये तो भाई आप कमाल कर दिया आपने, यानी 5 मिनिमम होना चाहिए। 5 स्कोर आईलेट्स कम से कम, यानी किसी का ऊपर हो तो वो ज्यादा उसको बेनिफिट देगा, या टॉफल में 500, यानी दोनों ये सर्टिफिकेट्स में से कोई एक सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसको हम कहते हैं, एक सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। तो मार्कशीट, आपकी एज, ये इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर का मतलब यह है कि जिसमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन हो और ये कहा जाए कि इसने क्या किया है, इसके क्या पोटेंशियल्स है, इसने क्या क्या चीजें अचीव की है कोई करिकुलर एक्टिविटी में, को करिकुलर एक्टिविटी में, और आपके कंडक्ट के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में। अब ये कौन देगा ये रिकमेंडेशन लेटर? आपके जो प्रीवियस आपका जो सुपरवाइजर रहा हो, मतलब अगर आप मास्टर लेवल में आते हैं तो बैचलर लेवल में कोई सुपरवाइजर रहा हो, या कोई सीनियर प्रोफेसर, या कोई सीनियर जो टीचर है आपका, लेक्चरर रहा है, या यूनिवर्सिटी का, या जो कॉलेज में जिसमें है उसके एचओडी आपको देंगे। यानी कोई ऐसा बंदा जिसका नाम जाना जाता हो, जिसकी कोई डेजिग्नेशन हो, वो आपको ये रिकमेंडेशन लेटर देगा। आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, ठीक है। मास्टर्स और पीएचडी के लिए ये रिक्वायरमेंट है, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह एक और चीज है कि आपका यानी कोई इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया बैचलर लेवल के लिए कोई भी आईलेट्स की जरूरत नहीं है, मगर अब आप मास्टर और पीएचडी में आते हैं तो आपको आईलेट्स की जरूरत पड़ती है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। इसी तरह आपका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आप सऊदी अरबिया में पहले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई बच्चे यहाँ से अप्लाई करे, तो उसका अपना अच्छा कंडक्ट होना चाहिए, उसको कभी डिसमिस न किया हो, कोई इलीगल एक्टिविटीज में ना हो, ये देखा जाता है। ये जो लिखते हैं कि जो टॉफिल का है 120, ये भी सही है, बट इसमें क्या है कि इसमें 2 किस्म के टॉफिल होते हैं। मैंने जो यहाँ लिखा है वो वाला है जो 500 से अबव वाला होता है। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा उस टॉफिल वाले पॉइंट को भी, बट ये है कि टॉफिल और आईलेट्स जो कम से कम स्कोर है, जो एक मिनिमम स्कोर पाया जाता है, वो आपके पास होना चाहिए, जिसको हम पासिंग स्कोर कहते हैं, ठीक है। वो ऐसे हमारे जो बच्चे हैं इंडिया में रहने वाले, खुसूसन बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो माशाल्लाह इंग्लिश अच्छा बोलते हैं, तो टॉफिल निकालना बड़ी बात नहीं है। जो ही आप टॉफिल देते हैं या आईलेट्स देते हैं तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलती है ना, वो आपको 2 साल तक वैलिड रहती है। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप बाहर आना चाहते हैं किसी भी मुल्क में, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, मास्टर्स या पीएचडी के लिए, तो आपको ये एक एग्जाम देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा एग्जाम, ताकि आप रेडी रहे किसी भी जगह एडमिशन में, 2 साल तक ये वैलिड रहते हैं। इसी तरह जो कैंडिडेट्स है अरबिक लैंग्वेज और लिटरेचर के या इस्लामिक लॉज में जो आने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह जो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंसेस, इनमें आपके पास यानी स्पोकन और रिटन लैंग्वेज जो है वो अरबिक होना चाहिए, यानी आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में। सपोज आप अरबिक लिटरेचर में आते हैं, या लिटरेचर या अरबिक लैंग्वेज में इस्लामिक लॉज या स्टडीज पढ़ना चाहते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन साइंसेस पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें कम से कम आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्पोकन और रिटन अरबिक लैंग्वेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट है इन चीजों में, ठीक है। ओके, कोई बच्चा लिख रहा है कि अगर हमने पहले ही पढ़ा है इंग्लिश लैंग्वेज, नेचुरली इंडिया में जो हमारे पास यानी जो मीडियम ऑफ
instruction hai in the schools and universities, that's English. But still we are in the third world countries. English is not our first primary language in India. So there's a requirement only if you are coming from Australia or UK or US, where the first language is English, उसके लिए वो exempt है. But हमारे लिए must है कि हमें ये पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए कि हमें अरबिक लैंग्वेज कम से कम उतना आना चाहिए जिसमें हम कम्युनिकेट कर पाए. अच्छा, इसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले आपके पास अपना सीवी होना चाहिए, एक मजबूत सीवी होना चाहिए. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास एक अच्छा सीवी लिखा होना चाहिए. सीवी आप खुद भी बना सकते हैं अपने सीनियर्स की मदद से भी. मेरा भी एक लेक्चर है मेरे यूट्यूब चैनल पे, हाउ टू प्रिपेयर ए वंडरफुल सीवी. इस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जिनमें आप अपना डेटा डालते हैं, वो आपका अच्छा सीवी निकल आता है. तो करिकुलम विटे क्या होता है, आई थिंक जो स्टेप हमारे जो इस वक्त के जो ऑर्गेनाइजर्स है प्रोग्राम में, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि कभी वो इस चीज पे भी प्रोग्राम बनाए कि अच्छा सीवी कैसे बनाए, रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है. एनीवे सीवी हमें पता होता है कि करिकुलम विटे, जिसमें आपकी एजुकेशन के बारे में, आपके जो आपने अभी तक किया है, आपके एक्सपीरियंस जो है वो उसमें आप लिखें. इस तरह आपके पास एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी होना चाहिए इंग्लिश में. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब यह है कि आप अपनी डिटेल्स एक पेज पे लिखें जिसमें आप अपना एक तरह से इंट्रोड्यूस करें अपने जो अपने ख्वाहिशात है या आपके जो इन्हें जो आपके आइडियाज है दिमाग में और आप क्यों आना चाहते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो इसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं. इसमें भी एक पूरा लेक्चर मेरा है और आप देख भी सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किसको कहते हैं. गूगल में अगर आप सर्च करेंगे वो भी आपको चाहिए. एक्सेप्ट इस्लामिक स्टडीज इन अरबिक लैंग्वेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यू शुड बी हैविंग लाइक दिस. इसी तरह आपके पास कॉपी ऑफ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप मास्टर्स में आना चाहते हैं तो ये आप ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए जो सर्टिफाइड हो सऊदी एम्बेसी से. अभी तो आप ऐसे ही सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, बट बाद में जब वो आपको यहाँ एडमिट करे, आपको एडमिशन दे, तो वो सर्टिफाई होना चाहिए फिर सऊदी एम्बेसी से आपके इंडिया में जो न्यू दिल्ली में है. इसी तरह आपके पास कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, यानी जो आपके मार्कशीट है, मार्कशीट अलग होता है और ट्रांसक्रिप्ट थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है. आप अगर अपने यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो आपको बताएंगे ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, तो वो आपको चाहिए. वो भी बाद में जब आप यहाँ आएंगे तो वो भी सर्टिफाई होना चाहिए सऊदी एम्बेसी से. अभी तो आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं. इसके साथ साथ रिकमेंडेशन लेटर मैंने आपको बोला, इट शुड बी फ्रॉम योर 2 फॉर्मर प्रोफेसर्स जिनने आपने पढ़ाया है. खुसूसन ये मास्टर्स और पीएचडी की बात हो रही है. और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें कम से कम आपके पास 1 साल की वैलिडिटी मौजूद हो. यानी पासपोर्ट भी ऐसा हो जिसमें वैलिडिटी हो. कोई कहता है कि भाई बैचलर्स में हाउ कैन आई गेट ट्रांसक्रिप्ट. अगर आप बैचलर लेवल में आना चाहते हैं तो आपके पास जो 10+2 के मार्कशीट है उसी को आप ट्रांसक्रिप्ट मान सकते हैं. डेडलाइन इस साल का जो एडमिशन का है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, 2022 का जो फर्स्ट फॉल है उसका एडमिशन का लास्ट डेट है 15 मार्च 2022. तो अभी जो आपके पास ये भी तकरीबन 1 महीना है जिसमें आप ये तमाम चीजें अप्लाई कर सकते हैं. अक्सर जो प्रॉब्लम होती है, बच्चे अप्लाई करते हैं, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बाद में उनकी सिलेक्शन नहीं होती. एक और बात मैं बताऊं कि यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है. तो यहाँ एडमिशन प्रोसेस डालने के बाद ये नहीं कि आपने सर्टिफिकेट्स डाल दिए या दूसरी चीजें डाल दी, आपके पास मैसेज आ गया कि यू हैव बीन एवरीथिंग इज, इट विल टेक सम टाइम, सो यू हैव टू बी पेशेंट. ओके, दूसरा ये कि आप दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं. ऐसा नहीं कि आपने यहाँ अप्लाई किया एंड दैट्स इट, खलास अब कोई और चीज नहीं चाहिए, आप दूसरी जगह अप्लाई नहीं करेंगे. नो, यू शुड अप्लाई फॉर अदर प्लेसेस ऑल्सो, कीपिंग दिस थिंग इन लाइन ऑल्सो बिकॉज इट इज टेकिंग सम टाइम. पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा पिछले सेशन जो है थोड़ा लेट और हो गए थे. इंशाल्लाह इस बार इतना लेट नहीं होगा, मगर फिर भी 5-6 महीने तो आप मान के चलिए जो टाइम लगता है एडमिशन प्रोसेस में आप तक सिलेक्शन आने में. और दूसरी बात है कि अप्लाई करने वाले हर तमाम मुल्कों से होते हैं. जब इतनी ज्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ इतने ज्यादा स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स हो तो अप्लाई तो हर जगह से करते हैं ना, इनके पास एक कोटा लिमिटेड होता है. तो मैं एनकरेज करूंगा कि आप अप्लाई करें. बाकी ये है कि इसी जगह को एक फाइनल पॉइंट न माने, और भी जगहों पे आपको साथ साथ में अप्लाई करना पड़ेगा. अब मुझे लग रहा है हमारे पास अभी 20 मिनट है. बस मैं जल्दी से आपको एक 5 मिनट में एक प्रोसीजर बता देता हूं आप कैसे आप अप्लाई करें. देखिए, ये हमारी वेबसाइट है, इसके 2 तरीके हैं आप जाने के. एक तो डायरेक्टली मैं इसमें क्लिक करूंगा,
इस पे आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वाले को, या डायरेक्टली आप गूगल पे जाइए, आप लिखेंगे DGS स्कॉलरशिप, ठीक है, DGS स्कॉलरशिप आप लिखेंगे, या KAU 2022 स्कॉलरशिप, या इस लिंक पे जाएंगे तो आप हमारे उस पेज पे जाएंगे जिस पे एडमिशन प्रोसीजर होता है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, नेचुरली मैंने इसको पहले ही लिंक किया था, देखिए ये है वो पेज जहां पर आप एडमिशन कर सकते हैं। दिस इज द वेबसाइट। जब आप वेबसाइट आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर लिखा है वेलकम स्टडी एट किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बिफोर दैट आई विल टेल यू, ये है अबाउट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बारे में, एडमिशन, स्कॉलरशिप प्रिविलेजेस आपको क्या क्या मिलेंगे, यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज, यूनिवर्सिटी का एक टूर भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटी। प्रोग्राम्स में यहाँ पर 3 किस्म के प्रोग्राम, जैसे मैं अभी बता रहा था, डिप्लोमा इन अरबिक फॉर स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेज, इसमें भी आप आ सकते हैं 10+2 में एज ए डिप्लोमा कोर्स में अरबिक स्पीकर, और 1 साल के बाद ही आप शिफ्ट कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। तो ये भी एक प्रोसीजर है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन इसमें यहाँ पर लिखा गया है कैसे आप कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज मैंने आपको बताया, अगर आप 10+2 के बाद आना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, याद रखिएगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो है वो मेडिकल सब्जेक्ट्स के अलावा हर कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, यानी कोई MBBS, फार्मेसी, BDS, ठीक है, ये ऐसे कोर्सेज है जिनमें हम एलिजिबल नहीं है। हमसे मुराद जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरे बाकी ममालिक के लिए से आते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग में आप एलिजिबल है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटेरियन, आर्ट्स या साइंसेस के, उसमें हम एलिजिबल है। सिर्फ मेडिकल कोर्सेज वो अंडर ग्रेजुएट में आप अवेल नहीं कर सकते। किसी बच्चे ने मुझे पूछा था क्या हम MBBS के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फार्मेसी के लिए, नहीं, ये 2 कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। जिस बच्चे का ये कहना है कि डिप्लोमा कोर्सेज मुझे समझ में नहीं आया, अगर हमें टाइम मिले तो मैं इसको बाद में अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट के बारे में हमने बात की, अब हम पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में बात करेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट पे वी हैव बोथ मास्टर्स एज वेल एज PhD। अब जिस कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है उसमें आपको क्लिक करना है, ओके, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, और यू कैन गो टू हियर अप्लाई नाउ। इस पे जब हम क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ पे, जब आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, यस, हमारे पास अप्लाई नाउ के बाद वही चीज फिर से आ जाती है कि किस में आपको अप्लाई करना है, अरबिक लैंग्वेज डिप्लोमा में, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, या ग्रेजुएट कोर्स में। अब मान लीजिए हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई करते हैं, यानी 10+2 के बाद यहाँ पर जो भी, जिसको हम अपनी जबान में अंडर ग्रेजुएट कहते हैं, ठीक है, उसमें अप्लाई करते हैं। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अब ये वाला पोर्टल खुल जाएगा जिसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, और यहाँ पर पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताया जाता है कि क्या क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, लॉ में कौन सा सब्जेक्ट है, फैकल्टी ऑफ साइंस में कौन सा सब्जेक्ट है, फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल डिजाइन, मेरीन साइंस, मीटेरोलॉजी, एरिड लैंड एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, सब कोर्सेज का यहाँ पर पूरा डिटेल है, फैकल्टी ऑफ अर्थ साइंसेज। और अगर आपने देखा होगा यहाँ पर जब मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ तो कलर चेंज होता रहा, ये जो कलर डिफरेंट है, ये कलर डिफरेंट है, और यहाँ पर पिंक कलर है। बेसिकली उन्होंने कलर कोडिंग की है। कलर कोडिंग का मतलब ये है, यहाँ पर मैं बताऊं कि फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, मेल स्टूडेंट्स के लिए कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, और मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कौन से कोर्सेज अवेलेबल। तो बहुत आसान कर दिया उन्होंने यहाँ पर दिखाना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाले कोर्सेज है, ये सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है, जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाले, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। मगर कुछ कोर्सेज ऐसे, जैसे ये वाले कोर्सेज, ये सिर्फ मेल के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा उन्होंने एक कलर कोडिंग के जरिए दिखाया है। उसके बाद वही जो मैंने आपके सामने बात अर्ज की कि एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वो मजीद आप देख सकते हैं। ये तमाम चीजें आपके पास होंगे तो तब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया। जब आप अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप की एक लिंक खुलेगी, जिसमें फिर से टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सटर्नल स्कॉलरशिप, इसी तरह एप्लीकेशन प्रोसीजर लिखा होगा, जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया, मगर पूरी डिटेल यहाँ पर है। और स्कॉलरशिप में बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, वो तमाम चीजें यहाँ पर लिखी गई। और स्कॉलरशिप के रूल्स क्या है, एंड ऑफ द स्कॉलरशिप कब हो जाता है, ये तमाम चीजें करने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप क्रिएट करेंगे अपना अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अपना ईमेल देना पड़ेगा,
और आपका पासपोर्ट नंबर आपसे मांगेंगे। इकामा मतलब जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए, और जो बाहर रहते हैं जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं तो पासपोर्ट नंबर, ईमेल और पासपोर्ट नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल और रजिस्टर्ड पासपोर्ट नंबर जब करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो आप यहाँ पर इनके पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद ये आपसे मांगेंगे कि सपोज आप सर्टिफिकेट इस पे अपलोड कीजिए, आपकी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, जैसा कि नॉर्मली हम जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वो तमाम चीजें मांगी जाती, ठीक है। क्योंकि मेरा अभी एडमिशन यहाँ नहीं करना है तो मैं इसको आगे नहीं जाऊंगा, मगर आपके लिए बहुत आसानी है, जब आप पासपोर्ट और ईमेल देते हैं तो आपका एक पोर्टल खुल जाता है, आपकी एक लिंक खुल जाती है, उसमें आपसे इंफॉर्मेशन मांगते रहते हैं। और जब आप फाइनल शीट पे पहुंच जाते हैं तो उस वक्त आपको कहते हैं कि इस सर्टिफिकेट को आप अपलोड कीजिए, इस मार्कशीट को अपलोड कीजिए, इस ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड कीजिए, इस रिकमेंडेशन लेटर को, इसी तरह आपका जो टॉफल या आईलेट्स का स्कोर है उसको आप अपलोड कीजिए। तो ये तमाम प्रोसीजर्स यहाँ से फिर हो जाता है। और फाइनली जब आप फाइनल क्लिक सबमिट करते हैं तो आपके पास एक नंबर जनरेट हो जाता है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। अब वो नंबर आप अपने पास रखेंगे, अभी कुछ टाइम के बाद उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे, एक उसमें सर्च स्क्रीन भी आ जाता है, उस पर वो नंबर डाल के अपनी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में कंफर्म किया करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसको मैंने आपको बताया अंडर ग्रेजुएट के लिए। तकरीबन इसी तरह का प्रोसीजर है जब हम बात करते हैं हमारे पीजी लेवल में, क्योंकि ये तो हमारे पास ये था ना। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, और जैसा कि आप अभी आपने इसमें देखा अंडर ग्रेजुएट का, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट पे आ जाते हैं, बस 2-3 मिनट में हम एंड करेंगे आज का लेक्चर, उसके बाद आपके क्वेश्चन लेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप पोस्ट ग्रेजुएट पे वापस आ जाएंगे, तो यहाँ से हम ले जाएंगे। तो ये करने के बाद आप अब पहले अंडर ग्रेजुएट में थे, अब हम पोस्ट ग्रेजुएट पे या ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं उस पे आ जाएंगे। तो ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया, इसमें पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर के लिए। चले हम पहले मास्टर के बारे में देखते हैं। क्लिक करेंगे मास्टर के बारे में तो वही प्रोसीजर फिर से कि कौन कौन से फैकल्टीज में क्या क्या सब्जेक्ट्स के लिए मास्टर कराते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बॉक्स में। एंट्री रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है। जिन बच्चों का वो कहना, देखिए ये है वो प्रोसीजर जो मैं आपको बता रहा था। टॉफिल, अगर आप IBT वाला टॉफिल करेंगे तो इट शुड बी 61, और अगर आप टॉफिल करते हैं जो जिसको हम कहते हैं CBT, द प्रोसीजर शुड बी 173, और अगर आप PBT करेंगे टॉफिल, ये अलग अलग किस्म के टॉफिल होते हैं, वो 500 आपका होना चाहिए। और अगर आप IELTS करेंगे, IELTS, बेटर है कि आप IELTS ही करें क्योंकि ये ज्यादा वाइड रखता है, तो कम से कम मिनिमम आपका 5 स्कोर होना चाहिए। बाकी प्रोसीजर यहाँ लिखा गया है कि आपके पास कौन कौन से एलिजिबिलिटी, वैसे मैंने बता दिया, फिर भी आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर अप्लाई नाउ करेंगे। यहाँ पे भी अप्लाई नाउ करने के बाद वही प्रोसीजर है, क्रिएट करेंगे आप अकाउंट। क्रिएट पे आप अकाउंट करेंगे तो ये वही आपसे मांगेगा कि आपका ईमेल, और फिर इसके बाद फिर से ईमेल एड्रेस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 2 बार ईमेल आने के बाद आप रजिस्टर करेंगे कंफर्मेशन के बाद। उसके बाद आपका ये पासपोर्ट वगैरह मांगेगा, उसको आप रजिस्टर करेंगे तो आप आगे जाएंगे। आपके पास एक पासवर्ड मिल जाएगा जिसको आपको डालना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसी साइट पे एंटर होके तमाम अपने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हैं जिनको मैंने आपके सामने अभी बयान किया। जो प्रोसीजर है एडमिशन का, यानी फॉर्म भरने का, वो ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा अगर आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप अवेलेबल रखें, बाद में ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आप एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह PhD का भी है, जैसे मैंने आपको बताया, तो प्रोसीजर सबका सेम। तो ये 3 चीजें भी ओपन है। अब जो बात हुई अरबिक जो डिप्लोमा है उसके बारे में मैं आपको ये बात बताऊं कि अरबिक डिप्लोमा में जो है उसमें अभी एडमिशन ओपन नहीं है। हालांकि उसमें लिखा हुआ है एडमिशन ओपन, जो डेट है वो पुरानी है, फिर भी अगर आप एडमिशन उसमें आना चाहते हैं तो आप एक ट्राई उसमें कर सकते हैं। क्या पता अभी उन्होंने उसको ओपन कर दिया है, क्योंकि अक्सर ये इसके साथ ही ओपन होता है, मगर कभी कभी इसके साथ ये ओपन नहीं होता है। तीनों का प्रोसीजर सेम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें आप खरे उतरने चाहिए। आई थिंक वी विल एंड देयर। अगर ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन आपके हों तो उसको हम ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Shahafat has asked, sir, I have applied last year but rejected now. It's showing when I'm applying, it shows passport already in use.
ओके, आप क्या करें, आप फिर से देखिए क्या होता है कि अगर आपने पिछले साल किया, रिजेक्ट हो गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको रिमूव करना पड़ेगा, अपने पिछले पासपोर्ट को। रिमूव कैसे करेंगे कि उनको आप ईमेल लिखें, और कभी कभी क्या करते हैं कि ये आपके पुराने एप्लीकेशन को ही बरकरार रखते हैं, फिर से आप उसी एप्लीकेशन पे ये आपको एडमिशन ऑफर करते हैं। मगर बेहतर ये है कि आप उनको एक ईमेल लिखें, उनका जो ऑफिशियल ईमेल है जिसमें आप ये तमाम चीजें मेंशन करें, ताकि वो आपको उस वक्त का पुराना जो पासपोर्ट है उसको रिमूव करें, ताकि आप फिर से अप्लाई कर सकें। Thank you. Namra has asked, sir, is Mehram required for master students as well? Yeah, exactly. महरम जो है वो मास्टर, पीएचडी, बैचलर हर कोर्स में चाहिए। A 12th student is asking how much time should it take to make a passport so that they can apply for a bachelor course? It depends आपकी सिचुएशन क्या है। अगर कश्मीर से हैं तो मिनिमम आपके 6 महीने लगते हैं बदकिस्मती से। अगर आप दूसरे स्टेट में हैं तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बट डिपेंड्स। कोई ऐसा मसला नहीं है, पासपोर्ट अप्लाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। कभी कभी किसी का पासपोर्ट 10 दिन में भी आ जाता है, और स्टूडेंट के लिए तो कोई भी मसला नहीं, आप जहां भी अप्लाई करें आप पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। बट ये है कि अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कि बाहर जाएं, वैसे भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैं तो सब बच्चों को ये कहूंगा कि पासपोर्ट तो निकाले ही। आप 8th में है, 9th में है, जब भी है आप अपने वालिदैन से कहें कि पासपोर्ट आप निकाला करें। पासपोर्ट जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होना चाहिए। और जो बच्चे बाहर आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, देखिए कोई और मसला नहीं है, आपके पास कम से कम एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर जगह इसको चाहिए, बट ये है कि अगर आपके पास होता है तो इससे देखें, अगर सबके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स है, आपके पास 2-3 एक्स्ट्रा है, तो आपको एज मिलता है ज्यादा। तो प्रोफिशिएंसी जो एग्जाम है, खुसूसन आइलेट्स तो मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं, उसको अभी से देना शुरू कर दे। वो टफ नहीं है, खुसूसन जो मास्टर्स और पीएचडी में आना चाहते हैं वो भी रखे, और पासपोर्ट तो रखे ही आप, क्योंकि अप्लाई बाहर करने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट है। Next question is, in the master's level, is there a course for masters in business administration as well? Yes. There is a master's, because we have business administration courses here. हमारे पास फैकल्टी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है जी। Thank you. Next question is it mandatory to do the diploma in Arabic for undergraduate? No, not necessary. कोई जरूरी नहीं है, बट आपका जो देखिए, जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ, चूंकि जबान तो है, जो लोकल जबान वो अरबिक है, तो हम भी चाहते हुए या न चाहते हुए हमें भी अरबी में बात करनी पड़ती है कुछ जगह पर। अगरचे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप आते हैं यहाँ पर, आप कम से कम आपका स्पोकन लैंग्वेज या रिटन लैंग्वेज कुछ ना कुछ तो आपका होना चाहिए, 5% 10%, ताकि बिल्कुल भी आप वो ना हो। हालांकि ये जो यहाँ पर कोर्सेज है, जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है या पीजी या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है, सब कोर्सेज इंग्लिश में है, बट पढ़ाने वाले कभी अरबिक भी है। तो वो तो हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि भाई फॉरेनर है तो चलो उसको फॉरेन टीचर दिया जाए, बट फिर भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि जब आप यहाँ आएंगे तो कम से कम कुछ जो स्पोकन, देखिए 5-10 दिन में भी आप कुछ स्पोकन वर्ड्स, कुछ रिटन वर्ड्स लिख सकते हैं। जब आप किसी मुल्क में जाते हैं, आप चाहते हैं कि उस मुल्क की जबान को आप कुछ ना कुछ तो जाने। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर आने से डिप्लोमा करें और आपके पास सर्टिफिकेट हो, मगर कम से कम ऐसा हो कि आप बिल्कुल भी ना फंसे। कम से कम आपको पता हो कि कैसे आपका नाम, अगर कोई आपसे पूछे या कोई एड्रेस पूछे, तो ये तो नॉर्मल बात है। 5-10 दिन में यूट्यूब से आप ये सीख सकते हैं। शुक्रिया खालिद साहब। Next is, do we have a PhD in education? I think not directly in the education, but in other fields. You will check the other fields. As I told you, we have a list of. I exactly don't know. We have an education, but we have humanitarians. Maybe not in direct education, but you can get, मतलब जो आपका related subject है ना, उसमें आप जा सकते हैं। We have shared the link, so the participant is requested to go and check that link and check. Exactly. How can we take admission in MS program if we have a 3 years bachelor's degree? You should have 4 years bachelor degree. This is a requirement. You should have 4 years degree before you apply here. This is one of the important requirements. That's why if you see the new education policy of Government of India, they are now promoting to have 4 years bachelor. There is no 3 years bachelor. Right. क्योंकि असल में 1 year is diploma, 2 years diploma, 1 year is certificate, 2 years diploma, 4 years bachelor. ये एक प्रोसीजर है इंटरनेशनल लेवल।
Abdul has Ji. written a extensive question. He has got 9.1 CGPA and IELTS 7, GRE Great. 314. So he's asking how are his chances to get an admission, because he applied last year through the portal, but he did not get any response. And after 1 year, his details were erased. Yeah. See, as I told you, admission process is you have a choice to go for the admission process. But to get this admission exactly in the university, no one can guarantee. Even I cannot guarantee. I'm just giving you the information. So you have to apply. You have to apply. Your CV is good. Your CGPA report, is good. Also, you have done very good score. 7 is a very good score in IELTS. But there is no other option. You have to apply. So your chances are bright. But sometimes you will get, for example, they have to take 100 students, and the eligibility criteria is they put it minimum. But they got topmost. So they cannot take them away and take somebody else. So there are luck, there are chances. At least you should apply. Sometimes you don't. And last year, if I say last year was a problem because of the pandemic, they don't take much students. So this is one of the reasons. One of the reasons might be. I'm not saying it by surety, but might be this is one of the reasons why they didn't take you, or there was not having any much scope or availability of seats. But don't lose your heart. You should apply again. But I told you, don't make this as a final destination. This is one of the universities in which you can admit. You can send your documents. But don't think that this is okay, I have done and that's it. Khalas. No, you have to apply for other places also. If you get it here, just like for my own brother, I have guided him to apply. He was in, he just passed his graduation, and I told him to apply for the master. And he applied maybe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 places. And 1 year after 6 months, he got a notification from KAU. It's not the talk of now, it's the talk of very old story, 2015. And they told him, you have not, given this position, but we have kept your CV maybe for another semester. So in this next semester, he got the call, we are admitting you, but already since 1 year was passed, he had applied in Malaysia also for MIS fellowship. And he fortunately got the MIS fellowship. So that time he was having 2 fellowships, one from KAU, one from Malaysia. So that time I suggested him to go to Malaysia because I was in Malaysia that time. So it means if you have applied somewhere, don't think this is the final destination. Just apply in 3, 4, 5, 6 places together. But this may be one of your good choices to apply. One question from Asma is it compulsory to bring Mehram, or Mehram must be working there? I think Mehram should be working there on an account. Yes. Bring Mehram means if you bring the Mehram for example, आप Mehram को ला रहे हैं उम्रा के लिए, वो नहीं. यहाँ Mehram का मतलब ये कि वो यहाँ पर काम करना चाहिए, उसके पास वैलिड वीजा हो, यानी जो यहाँ पर किसी भी काम पे हो, वैलिड वीजा के साथ, वीजा मतलब जो उसके पास इकामा हो, उसके साथ वो अप्लाई करे. ये नहीं कि you have to bring your husband. फॉर एग्जाम्पल किसी का हस्बैंड यहाँ काम कर रहा है, बहुत सारे मेरे दोस्त है वो कह रहे हैं कि हमारी बीवियां हैं, वो चाहते हैं कि उनकी एडमिशन हो जाए अलग अलग से, वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो दे आर एलिजिबल. So for women, for ladies, the mahram is a requirement. This is a very interesting question. A student from AMU says that AMU also provides the English proficiency test. Okay. So will that be considered? 1 year it was like that. 1 year I think 2 years before or 3 years before the pandemic, there was a special offer for AMU. They can apply without IELTS, or I don't know whether this is still valid now or not. This need to be confirmed because now there is no other option. Last time it was for AMU students because they are having some relationships or whatever they are. Last time they have exempted AMU students having these IELTS. So I don't know whether this is now there or not, but I suppose for all the students there, if you are eager to join outside, I think this is my sincere request, go for the IELTS. This is not a big test. This is not a very tough test. You should have at least this test because not only King Abdulaziz University, you can come to anywhere and you can do whatever you want. And you can go and apply for anywhere. But what about the AMU, whether this is still eligible or not? I don't have any information. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.